रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोकुल कॉलोनी में सिर्फ दो ही लोगों के चर्चे थे, एक तो पान वाला और दूसरी हमारी मिसेस गुप्ता। वैसे तो मिसेस गुप्ता 30 साल की थी, पर उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 20 साल से ऊपर का नहीं बता सकता था। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। एक दिन सोसाइटी के मनोज जी पासवान जी से बोलते हैं, भाई साहब, ये मिसेस गुप्ता की जवानी तो कम ही नहीं होती। यहाँ तो हमारी बाल झड़ने की उम्र आ रही है और ये औरत दिन पर दिन जवान होती जा रही है। अरे जवान तो होगी ना, पति आर्मी में जो है इसका, और वो तो तुमने सुना ही होगा, पति फौज में और पत्नी मौज में। हाँ भाई, बेवफा है ये, बेवफाई कर रही है अपने पति के साथ। मेरा बस चले तो अखबारों में लिखवा दूं कि मिसेस गुप्ता बेवफा है। वैसे तो हर कोई मिसेस गुप्ता में बुराइयां निकाला करता और उनकी चुगलियां किया करता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर कोई इसी फिराक में रहता कि एक बार मिसेस गुप्ता से किसी तरह सेटिंग हो जाए। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है। बस ऐसी ही एक खुली तिजोरी गोकुल सोसाइटी में भी थी, वो थी मिसेस गुप्ता। एक दिन मनोज जी मिसेस गुप्ता के घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मिसेस गुप्ता, आप जानती हैं ये पासवान आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, पर मैंने उसे डांट दिया। अब अगर वो कभी भी कुछ बोले तो आप मुझे बताना। जी जरूर, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। इस मोहल्ले में आप ही तो है एक नौजवान। इतना कहकर मनोज जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी पासवान जी वहाँ आते हैं और मिसेस गुप्ता से बोलते हैं, मिसेस गुप्ता, आपको पता है मनोज अपनी सोसाइटी में चुगलियां करने के लिए फेमस है। कल ही किसी को कह रहा था मिसेस गुप्ता बेवफा है। मेरा तो ये सुनकर दिल ही टूट गया। क्या मनोज जी ने ऐसा बोला? हाँ, बस ये नहीं, और भी बहुत कुछ बोला है, पर आप फिक्र ना करें। अब अगर वो कुछ बोलता है ना तो आप सीधा मेरे पास आना। मेरा दिल आपके लिए 24 घंटे खुला है, मतलब घर। इतना कहकर पासवान जी भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिसेस गुप्ता समझ जाती है कि इन दोनों के इरादे कुछ नेक नहीं है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है और वो मनोज जी और पासवान जी दोनों से प्यार भरी बातें करने लगती है। वो अक्सर दोनों को इशारे किया करती और दोनों से अपना काम निकलवाया करती, जैसे कि घर का राशन लाना तो कभी शॉपिंग पर ले जाना। वक्त बीतता जाता है और मिसेस गुप्ता के पीछे जूतियां घिसा घिसा कर मनोज जी और पासवान जी दोनों कम से कम 50,000 के नीचे आ जाते हैं। और एक रात पासवान जी के घर मिसेस गुप्ता आती है और उसके करीब जाकर उससे बोलती है, इस मोहल्ले में बस एक आप ही मर्द हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब तो फुस्सी बम है। अरे हाँ, भले ही मेरा डोला 16 का ना हो, लेकिन 14 का तो है ना। 46 की छाती ना हो, लेकिन 35 की तो है ना। मैं करूँगा आपकी रक्षा। पासवान जी के ये कहते ही मिसेस गुप्ता शर्मा के चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा मनोज जी के पास जाती है और बोलती है, अरे मिसेस गुप्ता, आप यहाँ कैसे? धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हाय हाय, कितनी मीठी बातें करती हैं आप, बिल्कुल कोयल की तरह। सुनिए जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो बुढ़ा पासवान जब देखो मुझे गंदी नजर से देखता है। उस साले की इतनी हिम्मत, उसने मेरी गुप्तू को गलत नजर से देखा। मैं उसकी जान निकाल दूंगा। मनोज जी और पासवान जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तभी मनोज जी पासवान जी को एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन पासवान जी भी कहाँ कम थे। वो मनोज जी की नाक पर एक जोरदार घूसा मारकर बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को छेड़ने की? तू खुद को समझता क्या है? कौन बंदी? किसकी बंदी? कैसी बंदी? अबे मेरी बंदी, और किसकी? उसे शॉपिंग करवाऊं मैं, डिनर करवाऊं मैं, और बंदी तेरी। लेकिन वो तो मेरी बंदी है, मैं उसका सारा राशन का सामान भरता हूँ। दोनों खूब लड़ते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। जहाँ एक तरफ पासवान जी को लगता है कि मनोज जी झूठ बोल रहे हैं, वहीं मनोज जी को लगता है कि पासवान जी झूठ बोल रहे हैं। दिन ऐसे ही बीतते हैं और मिसेस गुप्ता आए दिन अपने हुस्न का फायदा उठाकर दोनों को अपने लपेटे में लेती रहती। तभी एक दिन मिसेस गुप्ता रोते हुए मनोज जी के पास आती है और बोलती है, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई
कोई मुझे जहर लाकर दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे मेरी बेबी डॉल, क्या हुआ बताओ ना। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, उन्होंने नई बीवी बना ली है। अब मैं इस भरी जवानी में किसके सहारे रहूंगी? मैं हूँ ना, मेरे साथ रहना। पर आप तो शादीशुदा है, फिर कैसे? अरे जिसे खाने को मिलेगा च्यवनप्राश, फिर वो क्यों खाएगा घास। हम भाग चलते हैं। कल मैं अपने कपड़े और कुछ पैसे और गहने तुम्हें दे दूंगा। तुम वो लेकर मुझे रेलवे स्टेशन मिलना। मैं घर से खाली आता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। मिसेस गुप्ता हाँ करके मनोज जी के घर से निकलकर पासवान जी के पास जाती है और यही कहानी उन्हें भी सुनाती है। जिसके बाद पासवान जी बोलते हैं, गुप्तू, तुम ना मेरा सारा पैसा गहना लेकर चले जाओ और मैं कल रात तुमसे बस स्टॉप पर मिलूंगा। मिसेस गुप्ता दोनों से ही पैसे और गहने निकलवा लेती है। बस फिर क्या था, जहाँ एक तरफ मनोज जी मिसेस गुप्ता का रेलवे स्टेशन पर वेट करते हैं, तो वहीं पासवान जी बस स्टॉप पर। लेकिन मिसेस गुप्ता तो बेवफा थी, फिर वो आती तो आती कैसे। आखिर में थक हार के दोनों वापस घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी के बाहर भीड़ जमा है और पुलिस भी। तभी पान वाला रोते हुए बोलता है, अरे मिसेस गुप्ता बेवफा है रे, हम सबको चूना लगाते हैं और वो ससुरी हमको ही चूना लगा के भाग गई। अरे भाई बता तो क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मुझे बोली 25,000 दे दो, अगले महीने तुमसे भाग के शादी कर लूंगी। अरे मैं तो लुट गया। मुझे बोली 25,000 दे दो और मैंने तो दे दिए प्यार प्यार में। अब क्या करेगा तेरा पान वाला है प्रभु। तभी इंस्पेक्टर हीरालाल मनोज जी से बोलता है, दरअसल हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई सोनम गुप्ता फेक मिसेस गुप्ता बन के रह रही है। उसने पहले भी 5 आदमियों को लुटाई थी और उसने आपकी सोसाइटी के मशहूर पान वाले को भी नहीं छोड़ा। उसी ने हमें कंप्लेंट करके यहाँ बुलाया है। क्या आप कुछ जानते हैं क्या? जी नहीं साहब, मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की। अरे पासवान जी, क्या पता आपको ही कुछ पता हो। नहीं सर, मैंने भी उनसे कभी बात नहीं की। ठीक है, इसका मतलब यो कि उसने सिर्फ पान वाले को ही चूना लगाया है। जी आप सब तो बच गए। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इंस्पेक्टर चला जाता है। उसके बाद पासवान जी और मनोज जी बस एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि मिसेस गुप्ता ने उन दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक दूसरे को इसके बारे में बता पाए। तो दोस्तों, इस तरह मिसेस गुप्ता बेवफा होती है। लेकिन ये बात ना पासवान जी कभी किसी को बता पाए और ना ही मनोज जी। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि मनोज जी और पासवान जी मिलकर कभी मिसेस गुप्ता को ढूंढ पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हिमांशु की शादी भोली भाली संगीता से हो चुकी थी, जिसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। गरीब परिवार से होने की वजह से संगीता दहेज नहीं लाई थी, बस दहेज के नाम पर लाई थी, तो वो भी एक साली जिसका नाम सुनीता था। तभी एक दिन हिमांशु की माँ कुंती संगीता से कहती है, अरे ओ बहू, नाश्ता ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ले आई माँ जी, आज मैंने आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। इतने में वहाँ पर सुनीता और हिमांशु भी आ जाते हैं और सुनीता पराठे खाने लगती है कि तभी हिमांशु उसे टोकते हुए कहता है, अरे अरे, ये पराठे तुम मत खाओ, वरना सारे घर में पाद मारती फिरोगी। फिर मेरी नई नवेली बीवी और माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वेरी फनी। आपसे तो कम ही गैस छोड़ती हूँ। अगर आपका बस चले ना तो गैस भर भर के गैस की एजेंसी खोल लो। अरे पदौड़ी तो तुम हो, जब देखो घर में पू पू करती रहती हो। अरे आप बाथरूम में जब फ्रेश होके आते हो ना, छी छी, 2 घंटे तक ना कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे तुम तो 2-2 रुपए में बाथरूम साफ करती हो। राम राम राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खाते हुए ऐसी गंदी बातें करते हुए। बहू, तू तो मेरी मंदिर की थाली तैयार कर दे, मंदिर जा रही हूँ मैं। अरे माँ जी, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शायद तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाएं। अरे बस करो तुम दोनों। और माँ जी, मैं अभी आपके लिए मंदिर की थाली लेके आती हूँ। समय बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने जीजा की फिरकी लेने के बारे में सोचती है। हिमांशु अपने कमरे में आराम से सोया होता है
कि तभी सुनीता उसके पूरे मुंह पर काला पेंट कर देती है। जब हिमांशु की आंखें खुलती है और वो सभी के साथ में हॉल में बैठने आता है, तभी कुंती जोर से डर के मारे चिल्लाकर बोलती है, हाय राम, कौन है तू? घर में कैसे घुस आया? अरे मैं हूँ आपका बेटा। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ए जी, ये आप इतने काले कैसे हो गए? जब कल सोए थे तब तो गोरे थे। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे आप लोग डरो मत, ये जीजू ही है। अरे आज इन्होंने मेकअप नहीं किया ना, तो बस जरा से काले लग रहे हैं। ये देखो आपकी असलियत। सुनीता की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे। इतना सब होने के बाद हिमांशु भी अब मौके की तलाश में था और ये मौका उसको तब मिल जाता है जब सुनीता अपने हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी घोलती है और हिमांशु चुपके से मेहंदी में गोबर मिला देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही देर के बाद सुनीता हाथों पर मेहंदी लगाते हुए कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। आए हाय, ये गोबर जैसे बदबू कहाँ से आ रही है? जीजू, आपने फिर से गोभी के पराठे तो नहीं खा लिए? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बहू, तू इनको कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे सुनीता, ये बदबू तो तेरे हाथों की मेहंदी से आ रही है शायद। अरे शायद नहीं, पक्का ये बदबू सुनीता के हाथों से ही है। कहीं सुनीता ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने हाथों पर मेहंदी की जगह कुछ और लगा लिया हो? ये सब सुन के सुनीता अपने हाथों की मेहंदी को सूंघती है और जोरों से चिल्लाकर बोलती है, जी, ये मेहंदी में गोबर कहाँ से आ गया? जीजू, आपने किया ना ये सब। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, देख लेना आप। हिमांशु और सुनीता की तकरार ऐसे ही चलती रहती है, पर इन दोनों की इस तकरार को देखकर कुंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू संगीता से कहती है, बहू, माना कि सुनीता तेरी बहन है, पर अब वक्त आ गया है कि तू उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दे। माँ जी, छोटी की तो अभी पढ़ाई चल रही है, हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है? ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं और तू तो पिक्चर देखती ही है ना, कैसे साली जीजा को फंसा लेती है और पति अपनी बीवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। माँ जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पति और मेरी बहन? छी छी, अच्छा रहेगा कि अब हम इस बारे में कभी कोई बात ना करें। कुंती बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता को भी इस बात की फिक्र होने लगती है कि आखिर किस तरह से अपने जीजा जी से बदला लिया जाए। तभी संगीता पोछा लगाने की बाल्टी लाती है और सुनीता उससे बाल्टी छीनते हुए कहती है, अरे दीदी रहने दो ना, आप कितना काम करती हो, लाओ पोछा मैं लगा देती हूँ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? तुझे कब से मेरी इतनी चिंता हो गई? तू ठीक तो है ना? अरे दीदी दो ना, मैंने कहा ना मैं लगा देती हूँ पोछा। जाओ आप मेरे लिए ना एक कप गर्मा गर्म कड़क सी चाय बना दो। संगीता चुपचाप रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सुनीता मन ही मन सोचती है, आज मजा आएगा। बहुत हंस रही थी ना उस दिन गोबर मिलाकर, अब देखना जब गिरेंगे धड़ाम से फर्श पे। सुनीता हिमांशु के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार सुनीता की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि हिमांशु की जगह कुंती वहां आ जाती है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहीं धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम रे, सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े, तू नरक की आग में जले। कमीनी, ये क्या फर्श पर पानी गिरा रखा है? तभी वहाँ पर चाय लेकर संगीता आती है और हिमांशु भी आता है। क्या हो गया माँ जी, आप गिर कैसे पड़ी? और ये आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे बहू, तेरी इस बहन ने तो मेरी परलोक की टिकट काटने की पूरी तैयारी कर रखी है। देख, इसने जानबूझ के पानी फैलाया है ताकि मैं गिर जाऊं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये पानी तो मैंने जीजू को गिराने के लिए फैलाया था, लेकिन। हाँ हाँ देखा, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देख, फंस गई ना तू। ज्यादा हंसो मत, नहीं तो बम से उड़ा दूंगी। मैं तुम पर बुलडोजर चलवा दूंगा। तो मैं आपकी किडनी बेच दूंगी। उससे पहले मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। एक दूसरे को खा बाद में लेना, क्या पहले कोई मुझे उठाएगा? सभी मिलकर कुंती को उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। ऐसे में सुनीता बोलती है, कहाँ
काश इनकी जगह आप होते, मैं तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाती। और अगर इनकी जगह तुम होती तो मैं पैदल हरिद्वार जाके आता। अरे माँ, आप इनकी जगह होते ना तो मैं तो पैदल ही 4 धाम की यात्रा कराती। अरे संगीता, अपने खसम और अपनी बहन को यहाँ से लेके जा, इससे पहले कि मैं इनको धक्के दे के घर से निकाल दूं। बेचारी संगीता दोनों को लेकर बाहर आ जाती है कि तभी हिमांशु मन में सोचता है, क्यों ना सुनीता के प्लान को उसी पर ट्राई किया जाए। ऐसे ही एक दिन जब संगीता और कुंती मंदिर गए होते हैं तो हिमांशु केला खाकर उसका छिलका फर्श पर गिरा देता है ताकि सुनीता उस पर फिसलकर गिर जाए। तो वही सुनीता उस तरफ बढ़ ही रही होती है कि ऐसे में उसे एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। सुनीता फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि ऐसे में हिमांशु उसे अपनी बाहों में थामकर बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर संगीता और कुंती आ जाते हैं और उन्हें ऐसे देख लेते हैं और कुंती बोलती है, हाय राम रे, क्या जमाना आ गया है। बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तेरी बहन के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। देख, डाल दिए ना डोरे तेरे पति पर। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरा पैर स्लिप होने वाला था कि जीजू ने मुझे बचा लिया। अगर ये नहीं होते तो मैं तो गिर ही जाती। अरे बस कर ये बहाने, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये नाटक मेरे आगे मत करियो। अपनी माँ की बात सुनकर हिमांशु को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें पूरी बात अच्छे से समझाता है कि आखिर किस तरह उसने सुनीता को गिराने का प्लान बनाया था और फिर उसकी मदद भी की। माँ छी, ये कैसी बातें करते हो आप? जरूरी नहीं कि जीजा साली का रिश्ता ऐसा ही हो। सुनीता मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसके लिए कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता। अपने बेटे की बातें सुनकर और पूरा सच जानने के बाद कुंती को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और वो दोबारा से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी सोच तुम दोनों को लेकर गलत थी। मैं कभी तुम दोनों के इस अनमोल रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। मुझसे नहीं, अगर आपको माफी मांगनी है तो सुनीता से मांगो। अगर वो आपको माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। मैं आपको एक ही शर्त पे माफ करूंगी, अगर आप वादा करेंगी कि आप जीजू की फिरकी लेने में मेरी मदद करेंगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके बाद सुनीता और हिमांशु दोनों ही इस तरह लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और अब कुंती भी सुनीता की हिमांशु की जमकर मजाक करने में मदद करने लगती है और वो पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी आगे बढ़ जाता है। यार, मुझे घबराहट हो रही है, सब अच्छे से हो जाएगा या नहीं? अरे यार, डोंट वरी, सब अच्छे से होगा, तू कर लेगी। प्रीति, तू सच बोल रही है ना? मैं अच्छे से उस लड़के का रोल कर लूंगी। आई एम डैम श्योर तू बहुत ब्रिलियंट एक्ट करेगी। किंजल अपना मेकओवर करवा लेती है, जिसके बाद दोनों शॉपिंग करके शाम को अपने एक्ट की रिहर्सल करते हैं, जिसमें किंजल को एक प्यारी सी लड़की का किरदार करना होता है। साथ ही उसका दोस्त ऋषभ भी होता है जो इस एक्ट में गुंडे का रोल करता है। शाम को तीनों बैक स्टेज होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तुम दोनों को अपने सारे डायलॉग अच्छे से याद तो है ना? हाँ हाँ, मुझे तो सब याद है, अपना भी और ऋषभ का भी। हाँ, मुझे भी याद है। अच्छा बेटा, तुझे उसका भी याद है? जब गुंडा बन के किडनैपिंग की रिहर्सल कर रहा है तो याद तो होगा ना। ओए पागल, क्यों मारी तू? सही तो बोल रही हूँ, पूछ ही तो रही हूँ बस। दोनों लड़ना बंद करोगे? नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा ही है। मैं अभी आता हूँ ऊपर स्टोर रूम से कुछ लेकर। इतना बोलकर ऋषभ ऊपर स्टोर रूम में चला जाता है। यहाँ स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है और किंजल ऋषभ को कॉल करती है। ओए पागल, जल्दी नीचे आना, नाम भी अनाउंस हो गया है। अरे बस आ गया यार, लिफ्ट काम ही नहीं कर रही इसलिए सीढ़ियों से ऋषभ, क्या हुआ? ये कैसी आवाज इतनी जोर से, जैसे कि कुछ गिर गया। हेलो ऋषभ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही है? यार मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, चल ऋषभ के पास। किंजल और प्रीति भागी भागी ऋषभ के पास जाती है तो देखती है कि ऋषभ को जीने से गिरने की वजह से काफी ज्यादा चोट आई है। दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं कि ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, जिस वजह से वो अब प्ले नहीं कर पाएगा। तभी उन्हें कॉलेज से कॉल आता है, जिसमें किंजल को ऋषभ की जगह लड़का बनकर परफॉर्म करने को कहा जाता है। और इसके बाद प्रीति ऋषभ के पास रुक जाती है और किंजल परफॉर्मेंस करने के लिए अपने कॉलेज वापस लौटती है। वहां जाकर वो तैयार होती है और उसे नकली मूछें भी लगानी पड़ती हैं। ऐसे में वो स्टेज पर अपने ग्रुप के साथ एक्ट को परफॉर्म करती है।
है लड़की, ज्यादा नाटक करने की नहीं हो रही है। अपनी जान बचाना चाहती है ना तो घर वालों को पैसे लाने के लिए बोल दे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी अपने घर वालों को। जाओ, जो करना है कर लो। ठीक है, अब देख तू, अपन तेरे को खल्लास करके ही छोड़ेगा। कुछ ही देर के बाद प्ले खत्म हो जाता है और पर्दा गिर जाता है, जिस पर प्रीति वहाँ आकर उससे कहती है, यार तुझे तो पहचान ही नहीं पाई। यार वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऋषभ की बहुत चिंता हो रही है यार। मुझे कैसे भी उसके पास जाना है। तू पागल है क्या? तुझे पता है ना उसके घर पर लड़कियों का आना मना है। उसकी मम्मी कितनी खूसट है। ऐसा मत बोल यार, मैं जानती हूँ कि उनको मैं नहीं पसंद, पर ऋषभ के बगैर मैं नहीं रह सकती। अगर परफॉर्मेंस नहीं होता तो मैं उन्हीं के पास बैठती। मैं जानती हूँ तू उससे बहुत प्यार करती है और दूर भी नहीं रह सकती, लेकिन हम वहाँ जा भी तो नहीं सकते ना। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, क्योंकि मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर किंजल अपने घर चली जाती है और रात भर ऋषभ से मिलने के बारे में सोचने लगती है और सुबह होते होते उसे आइडिया मिल ही जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से लड़का बनकर वही नकली मूछें लगाकर ऋषभ के घर पहुंचती है और सबसे पहले वो ऋषभ की माँ ममता से मिलती है, जहाँ वो उनसे कहती है, आंटी जी नमस्ते, मैं रणबीर ऋषभ का दोस्त हूँ। रणवीर, मुझे तो कभी नहीं बताया उसने। आंटी जी यहाँ नहीं रहता ना, राजस्थान से आया हूँ। मैं भी पहले अट्ठे ही रहता था। मारे को जैसे ही पता चला कि ऋषभ के चोट लगी से, मार से रहा को नहीं गया, मैं तुरंत आ गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आजा अंदर, मैं शरबत लेके आती हूँ। इतना बोलकर ममता उसे ऋषभ के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे ऋषभ बेटा, ये देख कौन आया है, तेरा दोस्त रणवीर, बड़ी दूर से आया है। वहीं ऋषभ एक अजनबी चेहरे को देखकर सोचने लगता है और किंजल उसे आंखों से इशारे करके चुप करवा देती है। ऐसे में ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता, मगर वो चुप ही रहता है। आंटी जी मैंने प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ बेटा, अभी लाई। अरे भाई कौन हो तुम? मैं किसी रणबीर को नहीं जानता। ऋषभ, मैं किंजल हूँ। तुमसे मिलने के लिए मुझे ऐसे आना पड़ा, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ये देखो। किंजल तुम, पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने के लिए। थैंक्स मेरे पास आने के लिए। लगता है माँ आ रही है, जल्दी से अपनी मूछें लगाओ। ठीक है। किंजल जल्दी से अपनी नकली मूछ लगाती है और जल्दबाजी में उसकी आधी मूछें नहीं लग पाती, तो वो अपने आप को, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ममता आती है और बोलती है, अरे ये रणवीर की मूछ। अरे रणवीर, अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? माँ उसे शर्म आ रही है, पहली बार घर में आया है। आप हल्दी वाला दूध ले आओ, मुझे दर्द हो रहा है। इतना सुनकर ममता चली जाती है और ऋषभ किंजल के चेहरे पर उसकी मूछें सही से लगा देता है और फिर कहता है, किंजल माँ को पता चल जाएगा, तुम प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। माँ को पता लग गया तो तुम्हारे साथ मेरी भी चमड़ी उधेड़ देंगी। ठीक है यार, पर तुम्हारी मम्मी को लड़कियों से इतनी चिढ़ क्यों है? किंजल मुझे माफ करना, आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं। वो माँ ने मेरा कुछ साल पहले एक लड़की से रिश्ता तय किया था और एंड मोमेंट पर वो भाग गई, इसलिए माँ विश्वास नहीं करती लड़कियों पर। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी ना कभी तो किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाएगी ना। पता नहीं है किंजल, तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे माँ को मनाने के लिए। ममता दूध लेकर आती है और किंजल उसे नमस्ते करके वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। इसी तरह अक्सर किंजल ऋषभ से मिलने आती। ममता को भी रणवीर का आना जाना, उसका ख्याल रखना अच्छा लगता था। इसी बीच एक दिन ऋषभ ममता को किंजल की फोटो दिखाकर उसके बारे में बताता है और फिर बोलता है, माँ ये लड़की बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है और आपका बहुत ख्याल रखेगी। ये पहली वाली लड़की की तरह नहीं है। तुझे बोला था ना कि इन लड़कियों से दूर रहा कर, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ढूंढी थी ना, इस बार अपने बेटे पर विश्वास करके देख लो। सच में माँ, वो बहुत अच्छी है। अपने बेटे की बात सुनकर वो उस लड़की को घर बुलाने को बोल देती है। ये बात सुनकर ऋषभ खुशी से फूला नहीं समाता। वो जैसे ही किंजल को ये खुशखबरी दे रहा होता है, तभी किंजल रणबीर बनके उससे मिलने चली आती है। कुछ ही देर के बाद ऋषभ उसे बता देता है कि उसे किंजल बनकर मिलने के लिए माँ ने बुलाया है और वो ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिससे वो वहीं पर ही नाचने लगती है। इसी बीच अचानक उसकी मूछें गिर जाती हैं और ये सब बाहर खड़ी हुई ममता देख लेती है
और फिर कहती है, ऋषभ ये वही लड़की है ना जिसकी फोटो तूने अभी दिखाई मुझे? इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, फिर से लड़का बनकर मूंछ लगाकर ये लड़की बनकर इस घर में घुस गया। नहीं माँ, ऐसी कोई धोखा देने वाली बात नहीं है। ये मेरा ख्याल रखने मुझे देखने के लिए आती है यहाँ। चुप कर, अब तुम मुझसे कुछ मत बोल, मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आँखों से। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, ऋषभ सही कह रहा है, मैं इसी को देखने के लिए यहाँ आती थी। आप लड़कियों को अपने घर में लाने से चिढ़ते हो, इसलिए मुझे मजबूरन ऋषभ से मिलने के लिए एक लड़का बनना पड़ा। मेरी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ, आपको जो फैसला लेना हो मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ। रुक जा मेरी मूंछों वाली बहू। बहू मतलब माँ ने अपना लिया? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? तुझे ही बोल रही हूँ, मूंछों वाली बहू। इतना कहकर किंजल रोते हुए अपनी होने वाली सास के गले लग जाती है और इस तरह ममता उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है। ऋषभ का पैर ठीक होने के कुछ ही महीनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मूंछों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खेल रचा हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।